हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइसन इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने ये भी बताया था कि पॉइसन इक्वेशन हमारी एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही यूज़ की जाती है। आज हम पॉइसन इक्वेशन जो कि हमारी एडियाबेटिक सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है या एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है और जो आइसोथर्मल के लिए यूज़ की जाती है, उन दोनों के बीच में, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर जो भी नए हैं हमारे जो भी आपके व्यूअर्स हमारे नए हैं, तो प्लीज़ अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कंपैरिजन बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये हमने पीछे डिस्कस किया था कि PV इक्वल टू nRT होता है, n एक कॉन्स्टेंट, R भी एक कॉन्स्टेंट होता है और आइसोथर्मल हमने मेंशन कर दिया तो टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट। तो तीनों ही nRT तीनों ही कॉन्स्टेंट होते हैं, इसलिए हम PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और एडियाबेटिक के लिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया था पॉइसन इक्वेशन में, PV रेज़ टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब हम कंपैरिजन करते हैं। जब हम एक बार प्रेशर को कंपैरिजन करेंगे तो वो फाइनल वॉल्यूम को सेम मानेंगे और एक बार हम वॉल्यूम को कंपैरिजन करेंगे तो फाइनल प्रेशर को सेम करें। तो इस बार हम कंपैरिजन ऑफ फाइनल वॉल्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने फाइनल प्रेशर को सेम लिया है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में कोई सिस्टम हमारा P1 प्रेशर पर था, वॉल्यूम V1 था उसका। आइसोथर्मली हमने उसको एक्सपेंड किया। हमने पहले ही मेंशन कर दिया, सपोज एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस में तो कंप्रेशन भी होता है, एक्सपेंशन भी होता है, तो हमने पहले मेंशन कर दिया कि हम एक्सपेंशन वाला केस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम हमारा V आइसो हो गया, फाइनल प्रेशर हमारा PF हो गया। ऐसे एडियाबेटिक में भी फाइनल वॉल्यूम V एरिया हो गया और फाइनल प्रेशर अभी भी PF ही है। PF मीन्स फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो दोनों का फाइनल प्रेशर सेम है। देखो, इधर भी PF है और इधर भी PF है। ठीक है, अब हम आते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में। हमने कहा था कि जब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो दो प्रेशर दो वॉल्यूम के लिए हम इसको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी यूज करते हैं। तो P1 V1, P2 को हमने P फाइनल यूज किया, V2 को हमने V आइसो यूज किया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो इसको इधर शिफ्ट किया, P1 अपॉन PF बन गया, V आइसो अपॉन V1 आ गया। ओके, अब आते हैं हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में। फिर वही आपका PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो दो प्रेशर दो वॉल्यूम के लिए P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो P1 V1, इनिशियल तो P1 V1 ही था, तो P1 V1 की पावर गामा है इक्वल टू PF, क्या P2 हमारा PF के बराबर है और V2 हमारा V एरिया के बराबर है की पावर गामा किया। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर P1 अपॉन PF किया, V एरिया अपॉन V1 की पावर गामा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको हमने इक्वेशन 2 माना, दोनों को कंपैरिजन किया। यहाँ पर भी P1 अपॉन PF है, यहाँ पर भी P1 अपॉन PF है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो दोनों को कंपैरिजन करके हमने ये लिखा, V आइसो अपॉन V1 इक्वल्स टू V एरिया की अपॉन V1 की पावर गामा। ठीक है, गामा हमको Cp अपॉन CV से मिलता है और Cp का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन CV होता है, तो गामा का वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगा। टेकिंग लॉगरिथम, इसका लॉग लेते हैं, लॉग V आइसो अपॉन V1 इक्वल्स टू लॉग V एरिया अपॉन V1 की पावर गामा आया। और हमने कहा था ये जो पावर होती है वो इधर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है। ओके, तो ये पावर हमारी यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, तो गामा लॉग V एरिया अपॉन V1। ओके, और गामा हमारा ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि Cp अपॉन CV से आता है, Cp का वैल्यू CV से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आता है। तो अगर गामा ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला पोर्शन हमारा इस वाले पोर्शन से छोटा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि जब हम छोटी वैल्यूज में किसी ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तब वो किसी दूसरी वैल्यूज के बराबर आती है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी हुई होगी। जैसे 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 4। तो हमने एक ग्रेटर देन, सपोज करो गामा का वैल्यू 1.5 है और हम इसमें 4 में मल्टीप्लाई करें तब जाकर वो 6 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 6 और 4 में कौन बड़ा है?
जिसके साथ ये ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी मल्टीप्लाई में वो छोटा है, तब उसके साथ हमने ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी की मल्टीप्लाई किया, तब जाकर वो 6 के इक्वल आया। तो अगर हम 6 और 4 का कंपैरिजन करें तो कौन बड़ा है? 6 बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो जिसके साथ ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आ रही है वो टर्म्स हमारा छोटा हुआ। तो सेम ऐसे ही ये टर्म हमारा छोटा हुआ और ये टर्म हमारा बड़ा हुआ। इन दोनों ही टर्म्स में डिनोमिनेटर जो नीचे की साइड आया है वो हमारा सेम है। तो इसका मतलब क्या है? इनमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर छोटा है। तो V ISO इज ग्रेटर देन V एरिया। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ हमने P और V का ग्राफ खींचा। इनिशियल स्टेट को हमने P1 प्रेशर, ये इनिशियल स्टेट है, और अब ये फाइनल स्टेट, ये इन दोनों की फाइनल स्टेट है। तो ये इसका इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम है, ये इनिशियल स्टेट का प्रेशर है। अब वो फाइनली 2 पॉइंट पर आया और 2 पॉइंट वो ऐसे हैं कि इन दोनों ही पॉइंट का अगर आप प्रेशर देखें तो दोनों ही पॉइंट का प्रेशर सेम है। तो हमने इस सेम प्रेशर को PF मेंशन किया। ठीक है, इस स्टेट का वॉल्यूम ये और इस स्टेट का वॉल्यूम ये। अब कौन सा इसमें आइसो का है, कौन सा एडियाबैटिक का? तो हमने अभी मेंशन किया था कि आइसो का आपका वॉल्यूम बड़ा आता है एरिया से, तो इसलिए हमारा ये जो आगे की तरफ जा रहा है ये वाला पॉइंट हमारा आइसो का हो गया क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, और ये वाला पॉइंट हमारा एरिया का हो गया क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम आ रहा है। यहाँ पर भी रिलेशन से हमको ये पता चला कि V आइसो बड़ा होता है V एरिया से, तो इसलिए। और अगर ये V एरिया है तो मतलब ये वाला जो कर्व आया है वो एडियाबैटिक कर्व है और ये वाला जो कर्व आया है वो आइसोथर्मल का कर्व है। तो अभी इन दोनों में ये भी आता है कि इन दोनों में से एडियाबैटिक आइसोथर्मल में से दोनों में से कर्व में से कौन सा ज्यादा स्टीपर है, मोर स्टीपर कौन सा है? स्टीपर का मीनिंग होता है जिसका स्लोप ज्यादा होता है, ढलान, स्लोप को हम ढलान भी बोलते हैं, जिसका ढलान ज्यादा है। तो यहाँ से देखने से मिल रहा है कि किसमें ढाल ज्यादा है, इसका ढाल, ये खड़ा स्लोप है, ये थोड़ा सा कम स्लोप है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, एडियाबैटिक कर्व मोर स्टीपर कौन हुआ? एडियाबैटिक कर्व इज मोर स्टीपर, इसका स्लोप ज्यादा हो, स्टीपर, देन किसके कंपैरिजन में? देन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कर्व के कंपैरिजन में एडियाबैटिक कर्व हमारा ज्यादा स्टीपर होता है। तो इस तरह से ये हमने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फाइनल वॉल्यूम का कंपैरिजन किया। ओके, अब हम करेंगे कंपैरिजन किसका? फाइनल प्रेशर का। फाइनल वॉल्यूम के केस में जब हमने कंपैरिजन किया था तो फाइनल प्रेशर सेम था। अब फाइनल प्रेशर के कंपैरिजन में फाइनल वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट को हमने फिर से वही, उसका प्रेशर इनिशियल स्टेट का P1 से वॉल्यूम V1 है और फाइनल स्टेट का वॉल्यूम P आइसो और वॉल्यूम VF है। सेम ऐसे जब हम एडियाबैटिक में गए तो वहां पर भी फाइनल प्रेशर P एरिया और फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर भी VF है। तो दोनों स्टेट का, एडियाबैटिक से भी आइसोथर्मल से भी, दोनों से ही आपका फाइनल वॉल्यूम सेम है। अभी हम एक्सपेंशन का केस कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि हमने लास्ट वाले में भी एक्सपेंशन लिया था, इसमें भी एक्सपेंशन ही लेते हैं। ठीक है, तो अभी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने पढ़ा था P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 को हम P आइसो, V2 को हम VF बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इसी को रीअरेंज करके हमको ये मिला P1 अपॉन P आइसो इक्वल टू VF अपॉन V1, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला। सेम ऐसे ही अब आप एडियाबैटिक में जाते हैं। एडियाबैटिक में हमने पढ़ा था PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ से हमने P1 V1 की पावर गामा, P2 को P एरिया बोला, एडियाबैटिक प्रोसेस है, इंटू V2 को VF बोला की पावर गामा। इसको इधर शिफ्ट किया, P1 अपॉन P एरिया इक्वल्स टू VF अपॉन V1 की पावर गामा। इसको हमने इक्वेशन 2 किया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन करने पर हमको ये मिला, क्योंकि ये VF अपॉन V1 की जगह हमने P1 अपॉन P आइसो रख दिया। अब हम इसका लॉग लेते हैं। ओके, लॉग लेने पर टेकिंग लॉगरिथम, लॉग P1 अपॉन P एरिया इक्वल्स टू लॉग P1 अपॉन P आइसो, और ये जो पावर होती है वो इधर यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया तो गामा इधर आ गया। लॉग P1 अपॉन P एरिया इक्वल्स टू गामा इंटू लॉग P1 अपॉन P आइसो। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला टर्म्स हमारा छोटा हुआ, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि गामा का वैल्यू तो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। इस छोटी टर्म्स में ग्रेटर देन 1 की मल्टीप्लाई किया तब जाकर ये इसके बराबर हो पाया। तो मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब दोनों ही टर्म्स में ऊपर का न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर ये बड़ा क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, इसलिए सेम चीज को आप छोटी से डिवाइड करोगे तो बड़ा आएगा,
सेम चीज़ को आप किसी बड़े से डिवाइड करोगे तो वो छोटा आएगा। तो ये छोटा है क्योंकि पी आइसो बड़ा है, तो इसलिए पी एरिया ग्रेटर देन पी आइसो। ओके, अब हम इसको ग्राफिकली आते हैं। इनिशियल स्टेट को वही प्रेशर P1 से वॉल्यूम V1 से रिप्रेजेंट किया। अब हम ऐसे दो ऐसे पॉइंट पर आते हैं जिन पॉइंट्स का फाइनल वॉल्यूम सेम है। तो मैंने ये दो पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट ये है, दोनों का अगर मैं देखूं तो फाइनल वॉल्यूम VF है, ठीक है। लेकिन दोनों पॉइंट का अगर हम प्रेशर देखें, इस वाले पॉइंट का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इस वाले पॉइंट का प्रेशर कम है। और हमने अभी पढ़ा भी है प्रेशर किसका ज्यादा होता है, आइसो का। तो इसलिए ये वाला पॉइंट आइसो के लिए हो गया और ये वाला पॉइंट एरिया के लिए हो गया। तो जब मैंने ये कर्व खींचा तो इससे ये पता चला ये आइसोथर्मल पाथ है, ये कर्व है, और ये एडियाबैटिक कर्व है। इन दोनों में फिर से वही स्लोप किसका ज्यादा है, जिसका ढलान ज्यादा है। ढलान किसका ज्यादा है, एडियाबैटिक का। तो इस तरह से एडियाबैटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। ओके, तो इस तरह से हमारा कंपैरिजन हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस में। दोनों में ही जब हम कंपैरिजन वॉल्यूम का करते हैं तो आइसो का वॉल्यूम ही ज्यादा आया, जब हम कंपैरिजन प्रेशर का करते हैं तो आइसो का प्रेशर ही ज्यादा आया। और प्रेशर इनटू वॉल्यूम से, इन दोनों से ही हम उसका वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा आता है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस को हमने इस तरह से कंपेयर किया। ओके, थैंक यू।